हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैशन कंपटीशन में। आइए आज देखते हैं 9 दिसंबर 2018 को हुए सीटेट के पेपर को। इसमें हम लोग सीटीपी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी चैनल पे 2011, 12, 13, 14, 15 और 16 के सीटेट के सीटीपी के पेपर को अपलोड किया जा चुका है। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। जिन लोगों ने ना देखा वो जाकर देख सकते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बच्चों में प्रतिभाशालिता रिक्त स्थान के कारण हो सकती है। यानी कि कोई बच्चा अगर प्रतिभाशाली है तो उसके पीछे रीजन क्या है। पहला है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। दूसरा, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। तीसरा, सफल माता पिता। या चौथा, एक अनुशासित दिनचर्या। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण बच्चा प्रतिभाशाली हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। यानी कि एक बच्चा जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है, अगर वह कक्षा में आता है तो उसे किस प्रकार का माहौल दिया जाना चाहिए। पहला, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। दूसरा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तीसरा, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। चौथा, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो इसका सही जवाब है आपका दूसरा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 तो देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। पहला है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। दूसरा है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। तीसरा है उनके प्रति स्नेह ही होने के नाते पर। चौथा है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन देने के तरीकों पर। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है। अर्थात शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षण की मानसिक उद्वेलन तकनीकी का प्रयोग करता है। साथ ही इनके लिए नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य विस्तृत सह शैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है ताकि इनके ज्ञान, अनुभव एवं सृजनात्मकता का अधिक विकास हो सके। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त तरीका नहीं है, याद रखिए जहाँ पर भी नहीं लिखा उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। यानी कि 3 तो सही है किंतु एक गलत है, उसी को हमें खोजना है। पहला है एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। दूसरा, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। तीसरा, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। चौथा है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो चौथा ही निगेटिव ऑप्शन लग रहा है क्योंकि बच्चों को आपको फटकारना नहीं है, डांटना नहीं है, बल्कि उन्हें प्यार से समझाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिसलेक्सिक हैं, सृजनात्मक है या प्रत्यास्थी हैं। तो जो बच्चे अलग अलग सोच वाले होते हैं, यानी कि विभिन्न तरीके से सोच सकते हैं, एक ही प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उनका सोच कैसा होता है, तो वह सृजनात्मक होते हैं, वो बच्चे सृजनात्मक होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है। फिर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए कि कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है। पहला है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। दूसरा है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार रहना। तीसरा है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। चौथा है आपका अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो इसका सही जवाब है आपका डी, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। समस्या का समाधान करने के लिए आपको अभिसरण वाले प्रश्न नहीं बल्कि अपसारी प्रश्नों को पूछना है, जिससे बच्चे तर्क कर सके, सोच सके, समझ सके, उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नज़रिया बदले, यानी कि वो विभिन्न
तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जबकि अभिसरण वाले प्रश्न क्या करते हैं, बच्चों का सोच को क्या करते हैं, संकुचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? पहला स्मृति, दूसरा डर, तीसरा ध्यान या चौथा उत्तेजना। तो इसका सही जवाब है आपका दूसरा डर। डर क्या है? संवेग, संवेग है। और भी कौन कौन से संवेग होते हैं आपके? भय होता है, प्रेम होता है, सुख होता है, दुख होता है, ये सब क्या होते हैं? संवेग, इमोशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि एक 3 साल का बच्चा, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? पहला, बच्चे की दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। दूसरा, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तीसरा, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। चौथा, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। क्या वही सबसे अच्छा टीचर माना जाएगा जो अपने कक्षा में अनुशासन को बनाए रखेगा? दूसरा है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। क्या एक शिक्षक को केवल पाठ्य पुस्तक में जो चीज़ दिया गया है बस वही पढ़ाना और सिखाना चाहिए, कोई अतिरिक्त ज्ञान बच्चों को नहीं देना चाहिए? तीसरा है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना, यानी कि पाठ्यक्रम को पूरा करवा के फिर उसके बाद उसी को बार बार याद करवाया जाए। या चौथा है, आराम के लिए जगह बनाना है जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। या फिर ऐसा माहौल क्रिएट करना है जहाँ पर बच्चे क्या करें, संवाद कर सके, पूछताछ कर सकें और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। तो इसमें से जो सबसे सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? पहला, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परी हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। दूसरा, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सके। तीसरा है, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। चौथा है, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली शिक्षा कक्षा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2। कैसा? कक्षा समृद्ध शिक्षा से तात्पर्य संसाधन युक्त कक्षा शिक्षण से है। इस प्रकार की कक्षा शिक्षण से कक्षा समय आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री से युक्त होती है। ऐसी कक्षा में खुली गतिविधि कोने में होती है और विभिन्न प्रकार के जो बाल साहित्य हैं वह खुली ताक में रखी होती है जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि सभी शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण गतिविधियाँ कक्षा में यथा स्थान होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। दूसरा, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। तीसरा, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। चौथा है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ठीक है, कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की जो भूमिका होती है कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री के रूप में होती है और पाठ्य पुस्तकें क्या करती हैं, यह शिक्षकों और छात्रों का मार्गदर्शन करती हैं तथा एक सुव्यवस्थित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इनकरेज करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 यानी कि इसी को इंग्लिश में एनसीएफ 2005 कहते हैं ने अपनी समझ रिक्त स्थान से प्राप्त की है। किससे है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है रचनावाद। हमारी जो एनसीएफ है पूरी रचनावाद पर आधारित है। एनसीएफ कहता है कि जो बच्चा
होता है वो कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, सृजन करके सीखे, वह एक खोजकर्ता के रूप में होना चाहिए, एक अन्वेषक के रूप में होना चाहिए, और जो शिक्षक है वह एक फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए, एक सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो एनसीएफ 2005 किस पर है, रचनावाद पर है। ये क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। दूसरा, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, या वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। या चौथा, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो एक बच्चा मोटिवेटेड प्रेरित तभी समझा जा सकता है जब वो अटेंशन लगाकर किसी चीज़ को रुचि लेके, इंटरेस्ट लेके सीखे, और किसी भी चीज़ को प्रश्न, कोई भी डाउट होने पर प्रश्न पूछे और उसका स्पष्टीकरण टीचर से मांगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। पहला, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। दूसरा, शिक्षक को विभिन्न उदाहरण और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। तीसरा, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। या चौथा, शिक्षक को वास्तविक जीवन परिस्थितियों पर बच्चे को एक दूसरे से के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4। एनसीएफ भी इसी बात पर बल देता है कि टीचर को बच्चों के दैनिक जीवन से छोड़कर किसी भी चीज़ का उदाहरण देना चाहिए। ऐसे क्या होता है, बच्चे जब किसी चीज़ का ज्ञान इस प्रकार से हासिल करते हैं जो उनके दैनिक जीवन से जुड़ा होता है, तो वह काफ़ी लंबे समय तक उनके स्मृति में रहता है और उसका वह उपयोग विभिन्न स्थानों पर कर पाते हैं। आइए इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। पहला, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। दूसरा, चुप्पी साधे रहने के लिए। तीसरा, शिक्षकों को निर्देश देने में। चौथा, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में मदद करता है। अर्थात जब कक्षा अनुशासित रहेगा तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रगति करती है, तथा जब कक्षा अनुशासनहीन होती है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पे आपको सीटेट के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने और भी दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।